हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। एक सीगल की कहानी है। एक बार एक सीगल उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा है। सीगल अब तक नहीं उड़ा। वह लेज के बिल्कुल किनारे तक था। उसने उड़ने की कोशिश करता तो उसके सामने दूर तक फैला हुआ विशाल, गहरा और हरा समुद्र दिखाई देता। यह नज़ारा देखते ही उसके दिल में एक डर पैदा हो गया था। उसे लगता है कि मेरा पंख मेरा साथ नहीं देंगे, मैं गिर जाऊंगा, शायद मर भी जाऊंगा। वो इतना डर जाता है कि तुरंत दौड़कर वापस अपने लेज के उस घोंसले में आकर छुप जाता है। उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उसे बुला रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, डांट रहे थे, कितना डरपोक है। उसने धमकी भी दी, अगर तू नहीं उड़ता तो इस लेज पर भूखा ही बैठा रहना। क्योंकि सीगल इतना डरा हुआ था, वह हिलने के लिए भी तैयार नहीं था। वो बस वहीं चुपचाप बैठा था। उड़ने का नाम से तो कांप रहा था। पिछले 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। वो एक अकेला डरा हुआ भूखा बच्चा जो सिर्फ उड़ने से डरता। भूख तो भूख होती है। धूप तेज हो गई थी और छोटे सीगल अब गर्मी के साथ साथ भूख भी बहुत सताने लगा था। उसने देखा उसकी पूरी फैमिली उसके सामने चट्टान पर बैठी है। उसकी माँ फिश का टुकड़ा तोड़ रही थी। छोटे सीगल फिश बहुत पसंद थे। उसने अपनी माँ के हाथों का फिश का टुकड़ा देखा। उसकी भूख जो है और बढ़ गई। बस उसी छोटी सी चीज़ ने उसके अंदर एक अलग ही जुनून कर दिया। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, गा, जैसे ही वो अपनी माँ से कुछ कह रहा हो। मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना दो ना माँ। अब उसकी माँ ने भी प्यार से जवाब दिया, बोला। फिर उसने फीस का वो छोटा सा टुकड़ा उसकी चोंच में दबाया, सीधा बेटे की तरफ उड़ने के लगी। यंग सीगल खुशी से चीख उठा। उसके मन में बस एक ही सोच थी, माँ के लिए खाना ला रही है। वो एक्साइटमेंट हो गया, खुशी से अपने दोनों पैरों को आगे पीछे हिलाने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें सिर्फ फिश के टुकड़े को देखे जा रही थी। माँ अब उसके बहुत पास आ गई, लेकिन तभी भी अचानक से वह हवा में रुक गई। उसकी चोंच में अभी फिश का वो छोटा सा टुकड़ा दबा हुआ था, लेकिन माँ अब भी लेज से थोड़ा दूर थी, उसके बिल्कुल पास नहीं आ रही थी। यह माँ की एक सोची समझी चाल थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा खुद अपना पहला कदम उठाए, खुद से हिम्मत करे, पहली बार उड़ने की कोशिश करे। यंग सीगल भूख से पागल हो चुका था। उसने न कुछ सोचा न कुछ समझा, सीधे ही उस फिश के ऊपर डाई मार दी। एक पल के लिए उसके दिल में एक डरावना मास्टर स्टोरेज छा गया। जैसे ही उसकी सांस रुक गई, वो बस गिरता जा रहा था नीचे नीचे। उसका दिल इतना घबरा गया था कि लगभग रुक ही गया। लेकिन एक डर एक छोटी सी देर के लिए था, बस एक पल के लिए। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अगले ही पल उसने महसूस किया उसके पंख अपने आप ही बाहर की तरफ फैल गए। ठंडी हवा उसके पंखों से टकरा गई, उसके पंखों से गुजरी। उसने महसूस किया कि वह गिर नहीं रहा, वह उड़ रहा है। धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अपने पंखों को फड़फड़ाकर वह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। जो डर अब तक उसके दिल में था, यह सब एक पल में गायब हो गया। अब वह चेहरे पर खुशी थी। वह खुशी से चीखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसकी पूरी फैमिली भी उसके पास उड़कर आ गई। सब उसके साथ मिलकर खुशी की आवाज़ निकालने लगे। सब उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। सबसे ज़रूरी बात, उसने अपने डर को हरा दिया। तो दोस्तों, यह छोटी सी सीगल की कहानी हमें क्या सिखाती है? कहानी हमें बताती है कि डर से सिर्फ हमारे मन में होता है। अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हमारे पंख हमारी ताकत कभी नहीं। लेकिन जब तक हम अपना पहला डरावना कदम नहीं उठाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का ताकत का पता नहीं चलता। कभी कभी ज़िंदगी हमें किसी मुसीबत जैसे भूख या पेन के जरिए उस कदम को लेने जाकर मजबूर कर रही। हम अपने डर को हरा देंगे, उसके बाद पूरा आसमान हमारा होगा। ब्लैक एरोप्लेन के बाद फेरिट फोर। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इस कहानी का नरेटर एक पायलट है जो अपनी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था। रात का वक्त तकरीबन 1:30 बज रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे, चांद की रोशनी सब कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वह पायलट अपनी अकेलेपन में खुश था, क्योंकि उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, घर जाकर अपनी फैमिली के साथ गर्मा गर्म इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वो शांत आसमान में अपने प्लेन को स्थल भूमि उड़ा रहा था। तभी उसने रेडियो पर पेरिस कंट्रोल को कनेक्ट किया। उसी मैसेज मिला, टर्न 12 डिग्री वेस्ट। बस तो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। पायलट ने देखा कि सामने बड़े बड़े बादल, स्टॉर्म क्लाउड या छोटे मोटे बादल नहीं थे। यह तो जैसे आसमान के काले पहाड़ों की तरह खड़े थे।
एक बड़ी सी दीवार जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे रात का अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। पायलट ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वह इन बादलों को ऊपर से नहीं जा सकता और ना ही साइड के चक्कर से काटने के लिए उसके पास इनफ फ्यूल बचा है। अब भी एक ऑप्शन वापस पेरिस लौट जाना, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। उसके मन में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा चलो रिस्क लेते हैं। बिना ज़्यादा सोचे उसने अपनी ओल्ड डेकोटा को सीधे उन काले तूफानी बादलों के अंदर उतार दिया। बादलों के अंदर सब कुछ अंधेरा था, इतना अंधेरा जैसे एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं था, न ही रोशनी, न ही रास्ता, न ही आसमान। प्लेन जोर जोर से हिलकोचे कर रहा था, कभी कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी जंप कर रहा था, ट्वीट कर रहा था। पायलट ने तुरंत अपना कंपास देखा, लेकिन कंपास तो घूम रहा था बिना किसी डायरेक्शन के। उसका कंपास डेड हो चुका था। वो घबरा कर तुरंत रेडियो उठाया, बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कौन, कैन यू हेयर मी। कोई जवाब नहीं आया। रेडियो डेड हो चुका था। उसके पास नहीं कंपास था, न ही रेडियो कनेक्शन, न ही इतना फ्यूल कि वापस लौट सके। वो एक ऐसे तूफान में खो चुका था जहां अंधेरा ही अंधेरा था, बस कंप्लीटली लास्ट इन अटैक टेरिफाइंग स्टोन। सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी। जब पायलट को लग रहा था कि सब कुछ नहीं हो सकता, तब उन्होंने देखा कि एक एरोप्लेन, हाँ उन्होंने बिल्कुल पास काले से तूफान के बीच एक ब्लैक एरोप्लेन था। एरोप्लेन भी उसी स्टॉप में था, उसी तूफान में था, लेकिन कोई विंग्स। फिर भी नैरेटर क्लियरली से देख रहा था। जैसे उन्होंने देखा उस ब्लैक एरोप्लेन को, पायलट उसकी तरफ देख रहा है और फिर उसने अपना हाथ उठाया, हाथ से फॉलो मी सिग्नल दिया, जैसे कह रहा हो तुम खो गए हो लेकिन मैं हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। वो मोमेंट इतना पावरफुल था जैसे अंधेरे में एक रोशनी का सा रास्ता मिल गया। नैरेटर के दिल में गहरा सुकून था। उन्होंने सोचा यह तो कोई फरिश्ता है। अब वह अनजान ब्लैक एरोप्लेन के पीछे बिल्कुल एक ओबीडेंट बच्चों की तरह अपना डेकोटा उड़ा रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद उसका स्टेज एरोप्लेन इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहे। ना कोई बात, ना कोई रेडियो सिग्नल, सिर्फ एक साइलेंट गाइडेंस। लेकिन फिर भी उन्होंने फ्यूल काज देखा। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। डकोटा के फ्यूल टैंक में सिर्फ 510 मिनट का फ्यूल बचा था। उसके दिमाग में केवल एक ही थॉट घूम रहा था कि अगर कुछ मिनट में उससे रनवे नहीं दिखा तो क्या होगा। फिर से डर उसके दिल ने पकड़ लिया। स्टार्म अब भी था, फ्यूल खत्म हो रहा था, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी ब्लैक एरोप्लेन नीचे की तरफ उतरने लगा। नैरेटर ने उसे पीछा किया। अचानक उसको स्टार्म क्लाउड बाहर आ गया, क्लाउड से बाहर आ गया। उसके सामने एक नज़ारा था जो उसकी आंखों को भर गया। दो सीधी लाइनें दिख रही थी, एक रनवे एयरपोर्ट। तो समझ गया कि मैं सेफ हूँ। उन्होंने तुरंत अपने प्लेन को उतारना शुरू किया, बिना किसी दिक्कत के सेफली लैंड किया। लैंड के बाद उन्होंने सबसे पहले आसमान की तरफ देखा, उसे उस दोस्त ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू कहने के, लेकिन आसमान खाली था, वहाँ कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे आया वैसे ही बिना आवाज़, बिना नाम, बिना ट्रेस के चला गया। नरेटर ने अपनी डेकोटा प्लेन को सेफली लैंड करा दिया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, दूसरा पायलट कौन था। उसने तुरंत सीधे कंट्रोल टावर गया। वह डेस्क पर बैठी एक लेडी ऑफिसर से पूछा मैं कहाँ हूँ। उसने दूसरा पायलट था जो स्टार्म से बाहर निकाल लाया, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। उस लेडी ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा, फिर वह हल्की सी हंसी के साथ कहा दूसरा एरोप्लेन तो हवा में कोई नहीं था, रडार पर तो कोई नहीं था, एक ही प्लेन दिख रहा था, वो तुम्हारा डेकोटा था। तो कौन था? मिनिस्टर पायलट। वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था और कहाँ चला गया? क्या वो नैरेटर की इमेजिनेशन थी, उन्हें डेकोटा माइंड्स क्रिएटर थी, या कोई सुपर नेचुरल हेल्प थी? फेरेडेटर फोर्स ने इस कहानी को हम पर छोड़ देते हैं। फ्लाइंग के अलग अलग पहलू को जो दिखाता है। पहली कहानी में सिखाती है कि सबसे बड़ी उड़ान अपने डर के खिलाफ होती है, और दूसरी कहानी में बताती कभी कभी जब हम मुश्किल के तूफानों में फंसे होते हैं तो अनजान व्यक्ति अनजान जगह हमारी मदद करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।